हेलो वेलकम टू ऑल माय बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। गाइज, हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चैप्टर शुरू करके रखे हैं और इसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। काफ़ी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। और लास्ट लेक्चर में याद करो हम लोगों ने डिस्कस किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, किस तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे, क्या इंपॉर्टेंट कहानी होती है, किस तरीके से प्रबल लिगेंड होता है, क्या दुर्बल लिगेंड होता है, कौन से लिगेंड प्रबल की तरह बिहेव करेंगे, कौन से लिगेंड दुर्बल की तरह बिहेव करेंगे, कब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, कब sp3d2 बनता है, कब d2sp3 बनता है, कब sp3 बनता है, कब dsp2 बनता है। बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी थी। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात ये कहना चाहता हूं, इतने सारी बातें बताने के बाद भी VBT कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाया, इसलिए VBT को फेल कर दिया गया था। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलूं, कोई कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है, कॉम्प्लेक्स आयन बेसिकली उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है और कुछ ना कुछ उसकी ज्यामिति होती है। समझने की कोशिश करना। कोई भी आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोई भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसकी कुछ ना कुछ ज्यामिति होती है और कुछ ना कुछ उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। VBT इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिया। पहला पॉइंट क्लियर है, एक्सप्लेन करूंगा मैं कैसे। सेकेंड पॉइंट की बात करता हूं मैं कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल देखने को मिले, कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने को मिले जिनकी ज्यामिति एकदम समान थी, जिनकी ज्यामिति एकदम समान थी, लेकिन उनमें जो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहा था वो अलग अलग d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहा था। किसी में 4d हो रहा था तो किसी में 3d हो रहा था। इसके बारे में VBT के पास कुछ आंसर नहीं था। VBT फेल हो चुकी थी। थर्ड पॉइंट की मैं बात करता हूं, क्या प्रबल लिगेंड होता है, क्या दुर्बल लिगेंड होता है। मैंने आपको वो अजम्पशन बताए थे भाई, लेकिन VBT प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। वो तो मैंने आपको बता दिया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, लेकिन VBT प्रबल लिगेंड के बारे में और दुर्बल लिगेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। ठीक है, ये सब कमियां होती है इसकी। अगर मैं आपको और आगे लेके चलता हूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली कलरफुल होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रंगीय होते हैं, लेकिन VBT इस कॉन्सेप्ट को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि VBT ने रंगीय प्रकृति के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी थी। ठीक है, मैं आपको और आगे लेके चलता हूं। जो आपका VBT होता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए भी कुछ जानकारी नहीं देता, चूंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और कलर का डायरेक्टली संबंध होता है। जब रंगीय प्रकृति उसके द्वारा डिसाइड नहीं की गई थी तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में तो क्या ही जानकारी वो देगा। ये सारी उसकी कमियां थी। एक एक कमी को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सो आप लोग नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिए और जहां तक आपको समझ में आता है आप लोग समझिए, और मैं जब आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूं तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नहीं समझ में आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 आवर खाली, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो तो समझने की कोशिश करना। आप लोग डाल दीजिए हेडिंग VBT की कमियां, डाल दो हिंदी में सब लोग हेडिंग VBT की कमियां। क्या डालोगे भाई? VBT की कमियां, बट मैं इंग्लिश में लिखता हूं भाई लिमिटेशन ऑफ VBT, लिमिटेशन ऑफ VBT, VBT की कमियां समझने की कोशिश करना भाई। 2-3 दिन से लेक्चर अपलोड नहीं हो पाए। एक्चुअली संडे का दिन था लेक्चर बनाने का, लेकिन मैं हरियाणा चला गया था किसी एडमिशन के लिए, सो अपन ने लेक्चर अपलोड नहीं कर पाए, उसके लिए क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। बट आगे से लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। अब दरअसल क्या थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है भाई, आज भी तबीयत ठीक नहीं है। फिलहाल अभी आई थिंक 7:30 बज रहे होंगे रात के, और मैं आप लोगों के लिए लेक्चर बनाने के लिए आया हूँ, क्योंकि अपन ने काफ़ी टाइम से लेक्चर अपलोड नहीं किया है। और मेरी आवाज़ से शायद आपको लग रहा होगा कि भाई थोड़ी ऐसी भारीपन आवाज़ लग रहा होगा आवाज़ में। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो VBT की कमियों में जो सबसे पहली कमी थी वो थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, समझने की आप लोग कोशिश करना। और इसी में मैं इंक्लूड कर देता हूं जियोमेट्री को, एक साथ ही दोनों प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं। समझने की आप पूरी कोशिश करना। मैं पूरा वादा करता हूं, मेरे में जितना पोटेंशियल है, मेरे में जितनी ताकत है, पूरी ताकत से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम आपके साथ हैं। चलो
देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ज्यामिति के बारे में वीबीटी के पास कोई जवाब नहीं था। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। दो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताए थे वीबीटी के शुरू में, एक तो NiCl4-2 समझने की कोशिश करना, और एक मैंने आपको बताया था NiCN4-2 NiCN4-2। आप लोग अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो पेज पलट के देखिए, यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, निकल +2 में एग्जिस्ट करता है, और इस पे जो निकल +2 में एग्जिस्ट करता है, इस पे जो संकरण आ रहा था निकल के ऊपर वो sp3 आ रहा था। किस तरीके से आता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और यहां भी निकल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है +2, बट यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था वो DsP2 आ रहा था। और क्यों आ रहा था मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि यहां पे जो Cl लिगेंड है, यहां पे जो Cl लिगेंड है वो एक दुर्बल लिगेंड की तरह बिहेव करता है, वीक लिगेंड की तरह। और वीक लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग नहीं करवाता है। इतनी बात आप लोगों को मैंने सिखाई थी। और बट यहां पे जो Cn लिगेंड जो होता है, Cn लिगेंड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है और पेयरिंग करवाता है। हाँ ना बोलो, पेयरिंग करवाता है मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। देखो मैं क्या आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जो आपने इसका डायग्राम बनाया होगा वो ऐसे बनाया होगा। देखो छोटे छोटे बनाता हूं क्योंकि काफी लेंदी हो जाएगा, अगर बड़े बनाऊंगा तो वो वाला कवर नहीं होगा। ये आपका 3D है, ये आपका 4s है और ये आपका 4p है। देखो समझने की कोशिश करना। और इधर लगा हुआ है 4D कक्षक। कौन लगा हुआ है, 4D कक्षक। देखो निकल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +2 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा था, याद करो, फेकोनी 3D8 4s0, 3D8 4s0। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 एंड 8। अब आप लोग जानते हो ये Cl क्या होता है, एक दुर्बल लिगेंड होता है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करवाता। सो आपके पास में जो 4 Cl है वो कुछ इस तरीके से लगे होते हैं। ये मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल को लोन पेयर डोनेट करते हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। देखो ये समझने की कोशिश करना। तो इस पे क्या संकरण आ रहा था, sp3 आ रहा था। क्यों, एक तो s पार्टिसिपेट कर रहा है और 3 p पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जो बात मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये बात है कि यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब d ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो उसका नेचर होता है जब d ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका नेचर होता है पैरामैग्नेटिक। क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। जब पैरामैग्नेटिक होता है तो इसके बारे में वीबीटी को कोई जवाब नहीं था, या वीबीटी कुछ जवाब नहीं दे पाया। पैरामैग्नेटिक सुनना भाई, क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। NiCl4-2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। और पैरामैग्नेटिक को हिंदी में आई थिंक अनुचुंबकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय बोलते हैं। समझने की कोशिश करना पूरी। लेकिन जब मैं NiCN4-2 को देखता हूं तो अपने को क्या पता लगता है, दिस वन इज 3D ऑर्बिटल। समझने की कोशिश करना, दिस वन इज 3D ऑर्बिटल एंड दिस वन इज 4s ऑर्बिटल एंड दिस वन इज 4p ऑर्बिटल। और आगे कौन है, 4D ऑर्बिटल। सेम कहानी इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे आप लोग, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। 2 2 4 2 6 7 और 1 8। लेकिन आपको पता है Cn लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, अब की बार जो Cn लिगेंड मौजूद है एक तो D में देगा और एक S में देगा और 2p में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कुछ इस तरीके से। समझने की कोशिश करना प्यारे विद्यार्थियों। तो यहां पे क्या निकलता है, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 निकलता है। यस नो, ठीक बात है। जब भी d ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित आपको नजर आते हैं, जब भी d कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में नजर आते हैं, तब उसका नेचर होता है डायामैग्नेटिक। क्या होता है भाई, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक उसका नेचर होता है। और हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। क्या बोलते हैं जी, प्रतिचुंबकीय।
तो इसके बारे में वीबीटी के पास कुछ आंसर नहीं था। और जब sp3 संकरण होता है तो इसकी जो ज्यामिति बनती है वो बनती है टेट्राहीड्रल। क्या बनती है? टेट्राहीड्रल इसकी ज्यामिति बनती है, जबकि इसकी ज्यामिति बनती है स्क्वायर प्लेनर। क्या बनती है? स्क्वायर प्लेनर बनती है। स्क्वायर प्लेनर बनती है, मतलब ये वर्ग समतलीय होता है और ये चतुष्फलकीय होता है। हिंदी में लिख सकते हो चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय। वीबीटी इसको एक्सप्लेन करने में असफल रहा और ये फेल हो गया। भाई सुनना भाई, जब भी आपको चुंबकीय प्रकृति की बात करनी होती है तो डी ऑर्बिटल में अगर आपको एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नजर आ जाए, डी कक्षक में अगर आपको एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नजर आ जाए, तब उसका नेचर होता है पैरामैग्नेटिक। और यदि डी ऑर्बिटल के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में रहे तो उसका नेचर होता है डायामैग्नेटिक। यस और नॉट? ठीक है, तो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, टेट्राहाइड्रल एवं स्क्वायर प्लेनर के जो बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में वीबीटी के पास कोई जवाब नहीं था, तो ये वीबीटी की कमी होती है, क्योंकि NiCl4 टेट्राहाइड्रल के रूप में होता है, जबकि NiCN4-2 स्क्वायर प्लेनर के रूप में होता है। वीबीटी इसके बारे में कुछ बता नहीं पाया और फेल हो गया। पहली कमी होती है वीबीटी की। क्या देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दिस वन इज पैरामैग्नेटिक और दिस वन इज डायामैग्नेटिक। क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर है तो डाया, और सभी कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेड आपको दिख जाए, यहां पे तो दो इलेक्ट्रॉन अनपेड हैं तो पैरामैग्नेटिक होता है। टेट्राहाइड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, ये होती है पहली कमी। ठीक है, तो सेकंड कमी की मैं बात करता हूं। सेकंड कमी ये होती है कि ज्यामिति समान होने के बावजूद भी, या मैं इसे बोलूं कि ज्यामिति समान होने के बावजूद भी इसमें अलग अलग डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होता है, जबकि ज्यामिति के बारे में कोई कॉन्सेप्ट ये देता नहीं है, कोई धारणा इसकी थी नहीं, फेल हो गया था। तो ये पहली अवधारणा थी, जिसमें जो कमी जिसको बोल सकते हो आप। सेकंड कमी को मैं एक्सप्लेन करता हूं। टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर मूव करता हूं। हाँ, तो चलिए गाइज, आप लोगों ने अभी वीबीटी की एक कमी देखी, मैं सेकंड कमी की बात करता हूं जो कि बड़ी आसान है। सेकंड जो कमी ये होती है, समान ज्यामिति के संकुलों में, समान ज्यामिति के संकुलों में, समान ज्यामिति के संकुलों में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भिन्न संकरण। मतलब इसका मतलब क्या होता है भाई, कि कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जिनकी ज्यामिति एग्जैक्टली समान होती है, लेकिन उन पर जब संकरण की बात करता हूं तो वो अलग अलग आता है। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। पहले थोड़ा सा पानी पी लूं भाई मैं। देखो भाई, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए वही मैं दो एग्जांपल लेकर आता हूं, समझने की कोशिश करना। देखो भाई, एक एग्जांपल लेता हूं FeH2O। आप लोग घर पे ट्राई करना या अभी वीडियो को पॉज करके ट्राई करो इस पे क्या संकरण आता है। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं FeCN6 और यहां पे लिखता हूं -4। दो कॉम्प्लेक्स मैंने लिए, घर पे ट्राई करना सब लोग, प्लीज सब लोग घर पे ट्राई करना। क्या ट्राई करोगे कि आयरन पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर, क्या संकरण, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, सारी दोनों के बारे में चर्चा करनी है। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, मैंने आपको सिखा दिया है कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जब मैं इस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करता हूं तो इस वाले कंपाउंड के अंदर जो आपका आयरन होता है, जो आपका आयरन होता है, इस आयरन के ऊपर जो संकरण निकलता है वो निकलता है sp3d2। कौन सा निकलता है? sp3d2, क्योंकि H2O एक दुर्बल लिगेंड होता है, +2 ऑक्सीडेशन के अंदर 3D की मेटल आ जाती है तो दुर्बल लिगेंड की तरह बिहेव करता है। यस और नोट?
तो इस पे आप लोग संकरण निकालते हो तो sp3d2 आता है, और जब इस वाले आयरन पे आप लोग संकरण निकालते हो तो आता है d2sp3। कौन सा आता है? d2sp3 संकरण आता है। जो आपका ये वाला d ऑर्बिटल है, जो ये d ऑर्बिटल है, ये होता है 4d ऑर्बिटल, जबकि ये d ऑर्बिटल होता है 3d ऑर्बिटल। यस और नॉट? इसकी ज्यामिति क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। और इसकी भी ज्यामिति क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति होती है। तो एक बात बताओ, दोनों कॉम्प्लेक्स में संकरण तो अलग अलग है भाई। इस पे sp3d2 है, इसके अंदर बाहर वाला d कक्षक काम में आ रहा है, इसका d2sp3 है, अंदर वाला d कक्षक काम में आ रहा है। संकरण दोनों अलग अलग होने के बावजूद भी इनकी जो ज्यामिति होती है एग्जैक्टली समान होती है। ऑक्टाहाइड्रल वीबीटी के बारे में, वीबीटी के पास में इसका कोई आंसर नहीं था। चलो मैं आपको निकालना सिखा ही देता हूं। आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि सर आप बता दो, ठीक है। अब आप यूट्यूब पे बोल तो सकते नहीं हो, आप लोग मन में सोच रहे होंगे सर आप बता दो, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो Fe की मैं बात करता हूं, देखना जी बेटा जी, Fe की बात करता हूं। Fe+2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d6,4s0। यस और नॉट? लिगेंड कौन सा है? H2O। कैसा बिहेव करेगा? दुर्बल लिगेंड की तरह बिहेव करेगा +2 के अंदर। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए पहली क्लास से, सॉरी दूसरी वाली क्लास से पता लग गई होगी, या तीसरी वाली क्लास से आपको पता लग गई होगी, ठीक है। अब देखो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता हूं या फिर संकरण निकालने की कोशिश करता हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। ये मैंने बना दिया 3d ऑर्बिटल, ये वाला 3d बना दिया मैंने, और ये मैंने बना दिया 4s ऑर्बिटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये मैंने बना दिया 4p ऑर्बिटल, और आगे क्या लगा हुआ है? 4d ऑर्बिटल। देखो समझने की कोशिश करना, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन में यहां पे फिल कर दिया। 4s में तो 0 है ही। अब भाई आप लोग ये जान रहे हो कि H2 जो आपका लिगेंड होता है ये दुर्बल लिगेंड की तरह बिहेव करता है, मतलब पेयरिंग नहीं करवाएगा। यस और नोट? जब पेयरिंग नहीं करवाएगा तो यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल मौजूद है? जल्दी बोलो बेटा जी। यहाँ पे ऑर्बिटल मौजूद है 4d ऑर्बिटल। समझने की कोशिश करना। अब मेरे पास लिगेंड कितने हैं? 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है। तो भाई एक H2O तो आता है यहां पर, 3 H2O आते हैं यहां पर। समझने की आप लोग पूरी कोशिश करना। और 2 H2O आते हैं यहां पर। देखो बेटा जी, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनता है, 3 यहां से बनते हैं, और आपके 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनते हैं। तो इसमें जो डी कक्षक काम में आ रहा है, ये बाहर वाला डी कक्षक काम आ रहा है दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति के अंदर, और इस पे संकरण क्या निकलेगा भाई? sp3d2 संकरण निकलता है। जब sp3d2 संकरण निकलता है तो इसकी ज्यामिति होती है ऑक्टाहाइड्रल, करेक्ट। लेकिन मैं इस वाले की बात करता हूं तो इसके अंदर आप लोग क्या क्या बातें लिखोगे समझने की कोशिश करना। ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन होती है। देखो सबसे पहले आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर वही +2 आएगी, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही 3d6,4s0 आएगा। निकाल के देखो भाई घर पे आराम से, सब बता दिया आप लोगों को। अब देखना बेटा जी, अब होता क्या है वो, अगर मैं d ऑर्बिटल की बात करता हूं तो यहां पे मौजूद है 3d ऑर्बिटल, यहां पे है 4s ऑर्बिटल, यहां पे है 3p, और यहां पे 4d ऑर्बिटल। समझने की कोशिश करना भाई। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने? 6 फिल करने, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन। बट आप लोग क्या जानते हो Cn क्या होता है? एक प्रकार का Cn एक प्रकार का प्रेबल लिगेंड होता है, और जब प्रेबल लिगेंड होता है तो ये क्या करवाता है? इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा देगा। क्या करवा देगा? पेयरिंग करवा देगा। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन 2 डब्बे के अंदर ही आ जाएंगे ऐसे, 2 2 4, क्या 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2d ऑर्बिटल ये खाली हो गए, इसमें एक Cn आ जाएगा, मतलब Cn अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा, इसमें Cn आ जाएगा 3, और इसमें Cn आ जाएगा 4, इसमें Cn आ जाएगा 5, और इसमें Cn आ जाएगा 6। यस और नोट? तो इस पे क्या संकरण निकलता है? d2sp3। इसका मतलब वही ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री, बट इसमें d कौन सा काम में आ रहा है? 3d काम में आ रहा है, इसमें 4d काम में आ रहा है। तो पता चला आप लोगों को कि
संकरण समान होने संकरण अलग होने के बावजूद भी इनकी ज्यामिति एग्जैक्टली ऑक्टाहेड्रल आती है। मैं आपको बना के दिखा दूं मैं कैसे बनता है, एक को एक्सप्लेन करता हूं, ये वाला बनाता हूं, वो खुद से बनाना आप सब लोग, ठीक है। कैसे बनता है, देखो ये आपका केंद्रीय परमाणु है और यहां से लिगेंड कौन है, H2O ने मतलब इसको लोन पेयर डोनेट कर दिए। यहां भी कौन है, H2O, कुछ ऐसी इसकी ज्यामिति बनती है। यहां भी कौन है, H2O, और यहां भी कौन है, H2O, और इधर कौन लगा हुआ है, H2O। समझने की कोशिश करना प्यारे विद्यार्थियों, यहां भी कौन लगा हुआ है, H2O लगा हुआ है। और यहाँ पे कौन सा चार्ज है भाई, यहाँ पे लिख दो या इस पे लिख दो, या फिर यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, +2। ये कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है इस पे, ये होती है ऑक्टाहेड्रल, सेम एज इट इज, इसके बना लेना आप सब लोग। तो इसके बारे में वीबीटी के पास कोई जवाब नहीं था। दो बढ़िया इसकी कमियां हो गई। तीसरी कमी की बात करता हूं, सुन लेना भाई, इसको चाहे उतार लेना, नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा। जो इसकी तीसरी जो सबसे बड़ी कमी ये होती है, वो ये कमी होती है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, रंगीय प्रकृति के होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं रंगीय प्रकृति कैसे डिसाइड की जाती है। रंगीय प्रकृति डिसाइड करने का तरीका होता है कि अगर आपके डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रंगीय होता है। और किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो रंगीय नहीं होता। क्योंकि रंग कब आता है, रंग आने का रीजन होता है जब इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं और पुनः अपनी निम्न ऊर्जा स्तर में लौटते हैं, तो विजिबल रीजन में वो कलर शो करते हैं। ऐसी रंगीय प्रकृति उसकी होती है। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे, पुनः लौटने पर विजिबल रीजन में अलग अलग कलर शो करते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स। डिपेंड करता है कौन सा लिगेंड है। हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग अलग लिगेंड की सहायता से अलग अलग कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो वीबीटी रंगीय प्रकृति के बारे में कुछ नहीं बताता है। तीसरी कमी, रंगीय प्रकृति कैसे डिसाइड करते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। कोई भी दो एग्जाम्पल लेके उसको समझा देना। अगर डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख जाए, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख जाए, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रंगीय होता है। अगर नहीं दिखे वो क्या होता है, रंगहीन होता है। अब डी ऑर्बिटल में कब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखेगा, आप खुद से दिमाग लगा सकते हो ना। जब वीक फील्ड लिगेंड आएगा, जब दुर्बल लिगेंड आएगा, तो जाहिर सी बात है डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखेगा ही दिखेगा। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। ठीक बात है। तो इसके बारे में वीबीटी के पास कोई जवाब नहीं था। अगर मैं इसकी नेक्स्ट कमी की बात करता हूं, ये अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं बताता। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में वीबीटी के पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वीबीटी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है, उसका डायरेक्टली संबंध रंगीय प्रकृति से होता है। जब रंगीय प्रकृति के बारे में कुछ नहीं बताता तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में तो क्या ही बताएगा। ठीक है। अगर इसकी नेक्स्ट कमी की बात करता हूं, वीबीटी ये भी नहीं बता पाता कि कौन सा लिगेंड प्रबल होना चाहिए और कौन सा लिगेंड दुर्बल होना चाहिए। इसके पास भी इस बात का जवाब नहीं था कि कब लिगेंड प्रबल की तरह बिहेव करता है और कब लिगेंड दुर्बल की तरह बिहेव करता है। और जो इसकी आखिरी कमी आती है वो ये कमी आती है, ये टेट्राहाइड्रल और स्क्वायर प्लेनर, या हिंदी में बोलूं मैं चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय संरचना के बारे में भी कोई जानकारी नहीं देता। तो ये बहुत सारी इसकी कमियां थी जिसकी वजह से वीबीटी को फेल कर दिया था। और उसके बाद में शुरुआत होती है CFT, जो कि हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यस और नॉट, ये वीबीटी की कमियां होती है। सो आप लोगों से गुजारिश है, दो कमियों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और 3-4 कमियां मैंने बोल के आपको सुनाई हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक बात है कि नहीं है। चलो, तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से देखें और मुस्कुराए भाई, हंसते रहा करो और पढ़ते रहा करो। एक शायरी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। ठीक है। मेरी आदत होती है मैं गुनगुनाते रहता हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ लेकिन फिर भी आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, चलो मैं आपको सुनाता हूँ बढ़िया सी शायरी। लेकिन उससे पहले देखो, मैं आपको गाने भी सुना सकता हूँ, कुछ भी सुना दूंगा, लेकिन भाई आपका जो मेन मोटो होता है वो पढ़ाई का होना चाहिए। क्योंकि भाई आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, सुनिएगा भाई। खामोशी का अपना मजा होता है या खामोशी का अपना आलम होता है, लफ्ज कोई बहरा देखा नहीं चाहता। तेरे आंखों पर काजल की गिरफ्त तो ठीक थी,
इन पर आंसुओं का पहरा देखा नहीं जाता, और अपने हिस्से की खुशियाँ लुटा दूँ मैं तुझ पर, तेरा उतरा हुआ चेहरा देखा नहीं जाता। सो इसी शायरी के साथ में मेरे लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।